आइए दोस्तों, आज चालू करते हैं हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक विच इज मनी। अब सबसे पहले आप एक चीज सोचिएगा, मनी वर्ड हमारी लाइफ में आया, परेशान बहुत कर रहा है आजकल, पर मनी वर्ड हमारी लाइफ में आया तो ये इवॉल्व हुआ क्यों? आखिरकार ये इकोनॉमी में आया क्यों? मतलब 100% इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें कोई ना कोई गड़बड़ थी, कोई ना कोई दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण मनी को मार्केट में लेके आना पड़ा। अब मनी से पहले आप सब बहुत बार पढ़ चुके हैं ये चीज, जो सिस्टम चल रहा था उसका नाम था बार्टर सिस्टम। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये चैप्टर हमारे अगर कोर्स वेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका ज्यादा वेटेज नहीं, 3-4 मार्क्स है, बट फ्यूचर के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी और बैंकिंग दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा साथ में भी चलते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बात करते हैं हम, पहले चल रहा था बार्टर सिस्टम। अब सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही है कि मनी की लाने के लिए क्यों इमरजेंसी थी, Why evolution of money was required? क्यों जरूरत थी? दूसरी चीज, यही क्वेश्चन को और करके बोलूं तो what were the drawbacks of barter system? बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी भी बोला जाता है। सीसी मतलब कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी। याद ही होगा आपको, जब कोई चीज के बदले चीज दे तो वो कहलाता है बार्टर सिस्टम, जो पहले चलता था। अब मनी आ चुका है। अब मनी जो आया, इसने क्या दिक्कतें सॉल्व करी वो भी हम पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि पहली चीज बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कतें थी। अब बात करें बार्टर सिस्टम की, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, शब्दों में ज्यादा मतलब है इसके। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब एक पार्टी दूसरे को आज क्या कर रही है, मेरे को आज कुछ खरीदना है, मेरे को ये मार्कर खरीदना है, तो मार्कर खरीदने के लिए सामने वाले को 20 रुपए दिए, मार्कर ले लिया। बट उस वक्त बहुत दिक्कत थी। उस वक्त मेरे पास, मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 जने हैं, एक है राजू, एक है पिंकू। राजू के पास है शूज देने के लिए, पिंकू के पास है देने के लिए शर्ट। राजू और पिंकू अगर दोनों रेडी हो गए कि हाँ भाई तू शूज ले ले और मेरे को शर्ट दे दे, तो बात बन गई। बट अगर राजू ने बोल दिया कि यार मेरे को शर्ट की जरूरत नहीं है, मैं शर्ट नहीं ले सकता, तो उसको पिंकू उसको शर्ट के अलावा कुछ देना ही नहीं चाहता। मतलब दोनों के जो वांट हैं, एक जना सैक्रिफाइस करना चाह रहा है शूज, एक जना सैक्रिफाइस करना चाह रहा है शर्ट, दोनों के जो वांट है वो कोइंसाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो देयर इज नो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आई कैन से। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है दैट दोनों पार्टीज जो एक्सचेंज में है वो दोनों की दोनों कोइंसाइड होने चाहिए वांट से। क्या लिखा हुआ है मैंने? बोथ ऑफ देयर वांट्स शुड कोइंसाइड विद व्हाट दे आर गेटिंग एंड व्हाट दे आर सैक्रिफाइसिंग। ये तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम की। दूसरी बार्टर सिस्टम की वापस एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। अच्छा, बार्टर सिस्टम में सोच के देखो, आज कोई किसी को गेहूं दे रहा है, किसी से आज चावल ले रहा है, किसी को कोई कुछ चीज दे रहा है, शूज दे रहा है, शर्ट ले रहा है, तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या हुई? आज मैं बोल रहा हूं ये मार्कर है 20 रुपए का, मैं बोल रहा हूं ये शर्ट है 2000 रुपए की, तो आज मैंने क्या बोला? मार्कर 20 रुपए का, शर्ट 2000 की, ट्राउजर इतने की, ये इतने का। मैंने हर चीज को बोला इतने रुपए का है, इतने इतने का है। मतलब कि हर चीज को मैं कॉमन यूनिट में वैल्यू कर रहा हूं, विच इज मनी। हर चीज को उस टाइम पे कैसे मेजर करते होंगे कि भाई ये गेहूं चावल के बराबर है, 4 किलो चावल बराबर है 10 किलो गेहूं के, और जो 3 हॉर्सेज हैं वो बराबर हैं इस घर के। ऐसे वैल्यू होता था, मतलब कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। तो देयर वाज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज ऐसे मेजर नहीं हो सकती थी। क्लियर है गाइस? यही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम बार्टर सिस्टम का और बहुत बड़ा ड्रॉबैक, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर। सोच ही सकते हैं हम, आज मेरे को 10 लाख भी स्टोर करने हैं, आई नीड अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि मनी इतना कॉम्पैक्ट होता है। बट उस टाइम पे स्टोरेज का सोच के देखो, बहुत डिफिकल्ट था। स्टोरेज के कोई सोर्सेज ही नहीं थे। कहने का मतलब है बड़े बड़े वेयर हाउस, गोडाउन्स चाहिए होते थे गेहूं को, इन चीजों को स्टोर करने के लिए, क्योंकि किसी और से एक्सचेंज करना है। सेम चीज ट्रांसफर कर ही नहीं सकते थे। यहां से वहां अगर मैं कोई चीज ले जानी है तो मेरे को बहुत लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। बट एज पर दिस अगर बोलूं, अपने मनी आने के बाद ट्रांसफर हो गया बहुत ईजी, और आज तो बहुत सारे मोड्स हैं ट्रांसफर के। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आज आप इकोनॉमिक्स में हमेशा ऐसे ही वर्ड्स यूज करेंगे, डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, ठीक है? इसको इजी मत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स किसी भी इकोनॉमिक्स के टीचर को और किसी भी टीचर को अच्छा लगता है चेक करते वक्त ये ऑफिशियल बुकिश वर्ड यूज किया। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कोई भी पेमेंट जो मेरे को फ्यूचर में करना है। जैसे कि आज मैं बात करूं, मैं मैनेजर को सैलरी प्रॉमिस कर रहा हूं कि तेरे को 30,000 रुपए दूंगा हर महीने के एंड में। तो मैनेजर पूरे महीने मेरे लिए काम कर रहा है और उसको पता है 30,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब मान लो किसी को प्रॉमिस कर दिया बार्टर सिस्टम में
किसी को प्रॉमिस कर दिया कि आफ्टर 1 मंथ तू मुझसे है ना 10 किलो गेहूं ले लेना। अब उसको एंड में अगर गेहूं चाहिए ही नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो लेगा क्या? नहीं लेगा। ऐसे ही बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत आती थी जब कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट बनाए जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं होता था फ्यूचर में पेमेंट करना किस चीज का है। सो बार्टर सिस्टम में वापस एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसको डेफर्ड पेमेंट्स को फ्यूचर पेमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स भी कहा जाता है। अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा ड्रॉबैक्स, उसी से एक और टॉपिक आता है हमारे सामने, वो है फंक्शंस ऑफ मनी। अब जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, बार्टर सिस्टम की जो गड़बड़ी थी, वही तो मनी ने फंक्शन की तरह परफॉर्म किया। पर आंसर हमारे को अगर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, मनी के दो फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। अब प्राइमरी फंक्शन मनी का है जो कि रेगुलरली चलता है, कहने का मतलब है दो फंक्शन, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। How? You will write, because money solved the problem of double coincidence of wants, does it act as a medium of exchange. Second, money act as a common unit of value. वही चीज मैंने जो बताई, बार्टर सिस्टम में कोई भी चीज कॉमन वैल्यू में नहीं मेजर हो सकती थी। आज हम हर चीज पैसों में मेजर करिए, पेन 20 रुपए का है, शर्ट 2000 रुपए, ये सारी वही चीजें। सेम मनी आ गया तो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर फर्स्ट चीज है पॉसिबल हो गया डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट्स, ये चीज पॉसिबल है। आज मनी नहीं था तो ये चीज पॉसिबल थी ही नहीं। स्टोरेज बहुत इजी हो गया और फीजिबल हो गया, बहुत कंफर्टेबली हम लाखों रुपए स्टोर कर सकते हैं मनी आने के बाद। देन आ गया फीजिबल ट्रांसफर, वापस वही चीज, मनी आया, मनी आने के बाद हम लोग का ट्रांसफर बहुत इजी हो गया, पैसा इधर से उधर करना बहुत आसान है। गाइज मैंने बहुत छोटे में लिख रखे हैं पॉइंट्स, आपको एक एक लाइन अंदर अपने मन से मतलब कि एलैबोरेट करके इसको लिखना जरूर है। नेक्स्ट आते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी टॉपिक के बाद, सेकंड टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मनी। अब अगर एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ मनी, तो क्या मेरे को सेम लिखना है? नहीं। एग्जाम में टाइप्स ऑफ मनी क्वेश्चन ऐसा तो बहुत रेयर चांसेस आ जाएं। टाइप्स ऑफ मनी मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, मनी को 4 कैटेगरी का फ्लो दिया गया है, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। इनको मैंने साथ साथ इसीलिए लिखा है, दोनों का आपस में रिलेशन है, इनसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फिएट मनी आज की दुनिया में जो हम ये नोट्स और ये जो कॉइन्स इशू कर रहे हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक इशू करता है, वो कहलाता है फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी, बहुत ध्यान से सुनना, इसको पेपर मनी भी कहा जाता है, पर होता क्या है? जैसे आज मैं बात करूं चेक, चेक क्या है? चेक एक ऐसा फॉर्म है पैसे का जिसमें एक्चुअल पैसा तो नहीं है पर मनी वैल्यू इंक्लूडेड है, वो एक्चुअल पैसा नहीं पर मनी वैल्यू इंक्लूडेड है। तो ऐसा कोई भी फॉर्म ऑफ मनी जिसमें मनी वैल्यू इंक्लूडेड हो, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, वो कहलाता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी को पेपर मनी भी कहा जाता है, बेस्ट एग्जांपल चेक या डिमांड ड्राफ्ट। अब बात करते हैं, इस पे फोकस कीजिएगा, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी क्या होता है? दीज बोथ टर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन कमोडिटी वैल्यू। व्हाट इज कमोडिटी वैल्यू? फुल बॉडीड मनी की बात करूं, पहले समझे ना, दैट मनी इन विच कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। ये क्या चीज है? पहले मैं आपको क्रेडिट मनी समझाऊंगा ताकि आपके लिए ये समझना आसान हो जाए। आप लोग दिन ब दिन देख रहे हो 5 रुपए का जो सिक्का आता था पहले, वो पतला होते जा रहा है। पहले कितना थिक आता था, अब बहुत पतला होते जा रहा है। तो गाइस ये क्या चीज हो रही है? इसमें जो कमोडिटी है, मेटल है, मतलब ये जो चीज बना हुआ है सिक्का मेटल का बना हुआ है। अब हम मेटल को जब पिघलाएंगे, ध्यान से सुनना, ये 5 रुपए के सिक्के का अगर आप मेटल पिघलाओगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, मान लो 1.5 रुपए मिल रही है, मतलब कि कमोडिटी की वैल्यू कितनी है? 1.5 रुपया, एग्जाम्पल है। और मनी वैल्यू कितनी है? 5 रुपया। तो कमोडिटी वैल्यू क्या है? कम है, और मनी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। ऐसे मनी को कहा जाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने आपको समझा दिया, मेटल कॉइंस, और इसका जस्ट अपोजिट वो है फुल बॉडीड मनी। याद करो, राजा महाराजाओं के टाइम में हम लोगों ने सुना है मोहरें चलती थी, गोल्ड कॉइंस जिसको बोलते हैं। अब वो गोल्ड कॉइंस जो चलते थे प्रिंसली कोर्ट्स के टाइम पे, राजा महाराजाओं के टाइम पे, उसमें क्या मनी वैल्यू होती थी, या तो बराबर होती थी या मनी वैल्यू कम होती थी। मतलब अगर मैं बात करूं, सोने के सिक्के को कोई पिघलाए और उसकी वैल्यू चेक करे तो ज्यादा आती थी या बराबर आती थी, और मनी वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर दिखती थी। मतलब कि कमोडिटी की जो वैल्यू है वो बराबर मिलती थी उससे जितना सामान खरीदा जा सकता है मनी वैल्यू के। तो ये चलता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, प्रिंसली कोर्ट्स के टाइम पे। तो ये कहलाता है फुल बॉडीड मनी। डेफिनेशन क्या है? कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, और यहां क्या है? कमोडिटी वैल्यू इज लेसर देन मनी वैल्यू। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सप्लाई ऑफ मनी। साउंड कैसा कर रहा है? मनी जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एक ऐसी चीज जो एक पॉइंट पे मेजर हो सकती है। स्टॉक कंसेप्ट एक पॉइंट, एक दिन, एक टाइम पे मेजर हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है। देखो मैं पहले पढ़ता हूं, मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? मनी हेल्ड विथ
पब्लिक मतलब अपन लोगों के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अपने पास कितना पैसा है ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट मनी सप्लाई चेक करती है। अब सबसे पहली बात आती है किसका पैसा चेक हो रहा है, पब्लिक का, अपन लोगों का, ठीक है। तो अपन लोगों का पैसा चेक करने के लिए कैसे किया जा सकता है, तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है व्हाट आर द मेजर्स टू चेक सप्लाई ऑफ मनी। पहले तो आप टॉपिक समझना, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, ये वो कंसेप्ट है जिसमें अपन लोगों का टोटल पैसा कितना है अपने पास वो चेक किया जाता है। तो ये अब कैसे करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। मेजर्स टू चेक सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास 12th में आता है व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ मनी। दोनों का आंसर सेम ही है। हमारे कोर्स में सिर्फ अभी M1 है, वैसे 4 मेजर होते हैं, M1, M2, M3 और M4। ये भी बोल सकते हो ये 3 अभी के लिए 12th के इसमें कोर्स में नहीं है, तो अपन इस पर फोकस कम करेंगे। M1 की बात करें तो क्या है, M1 क्या होता है, M1 के अंदर पहली बात तो आप पहले ये समझो किसका पैसा चेक हो रहा है, अपन लोगों का। अपन लोग, जनता, पब्लिक पैसा कहाँ रखती है, अपन लोग पैसा रखते हैं सबसे पहले अपन एक तो नोट्स और कॉइन्स जो हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, जिसको मैं लिक्विड मनी बोल सकता हूं। दूसरा हम लोग पैसा रखते हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में, जो कि खुलते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, कमर्शियल बैंक में, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट हो गया। तीसरा हम लोग पैसा रखते हैं, अगर आपने कॉमनली सुना हो तो पोस्ट ऑफिस में भी काफी पैसा रखा जाता है। तो जनरल हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, ये तो हमारे सोर्सेज जहां हम पैसा रखते हैं। बहुत जने इंटरनेशनल बैंक्स में भी, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी पैसा जमा कराते हैं, स्विस बैंक जैसे कि आपने नाम सुना हो। सो दीज आर सम प्लेसेस जहां पे हम लोग पैसा रखते हैं। इन सबको अगर हम ऐड कर दें हमारे सारे पैसे को, तो हमको पता पड़ जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट भी यही कर रही है, गवर्नमेंट चेक कर रही है एक तो अपनी करेंसी, सबसे पहले करेंसी मतलब C। M1 बता रहा हूं मैं आपको, M1 ही हमारे कोर्स में है, आगे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो एक ही मेजर आ सकता है M1, उसका क्वेश्चन आ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी के नाम से भी। M1 की बात करें तो C प्लस DD प्लस OD, ये 3 करेंगे तो पता पड़ जाएगा M1 लोगों के पास कितना पैसा है। पहले चेक करते करेंसी, हमारे पास लिक्विड कितना पड़ा है। फिर चेक करते हैं हमारे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, जो कि साथ में कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स जो कि हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और कभी भी हम चाहें तो डिमांड कर सकते हैं, वो है डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग्स अकाउंट वाला पैसा और करंट अकाउंट का। और लास्ट में आ जाता है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये 3 चीजों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है M1, और M1 से पता पड़ जाता है इकोनॉमी को मनी सप्लाई। हेलो गाइज, आज हमारा जो चैप्टर है वो है बैंकिंग। सबसे पहले दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, बैंकिंग चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑल्सो। अब मैं बात करता हूं बैंकिंग। देखिए, बैंकिंग एक्चुअली समझने से पहले, कुछ भी हमारे बुक में जाने से पहले, बैंकों की कहानी, बैंक की जर्नी क्या है हम वो समझते हैं। मतलब आज बैंक्स ऑपरेट कर कैसे रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। आज सबसे जनरल चीज जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो कर सकते हैं पब्लिक जो हम लोग हैं और कमर्शियल बैंक, मतलब कि एक्सिस बैंक, यस बैंक, मतलब ये जो बैंक हैं इनका रिश्ता। क्या चीज, आज पब्लिक अपन लोग क्या करते हैं कमर्शियल बैंक के साथ, ध्यान से देखिएगा, अपन लोगों का कमर्शियल बैंक के साथ है कि अपन वहां पे सेविंग्स करते हैं, इन रिटर्न क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक से अपन कभी कभार लोन भी लेते हैं, क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये चीज तो सबके लिए कॉमन है, पर नई चीज क्या है जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा है वो तो स्पेशली देखिएगा, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का रिश्ता ऑलमोस्ट सेम है बट टर्म्स का डिफरेंट है। अब बात करेंगे कमर्शियल बैंक अगर अपनी सेविंग्स रखे RBI के पास, RBI आपको पता है सेंट्रल बैंक इंडिया का, कमर्शियल बैंक एक्सिस बैंक अगर अपनी सेविंग्स RBI के पास रखेगा तो RBI उसको ब्याज देगा, पर उसका नाम क्या है, उस टर्म का नाम है रिवर्स रेपो रेट। मतलब इफ कमर्शियल बैंक पार्क दे सरप्लस विद RBI विल गिव रिवर्स रेपो रेट। बात करते हैं सेम, RBI भी कभी कभार लोन देता होगा, हो सकता है बैंकों को भी जरूरत पड़े लोन की, तो बैंक को जब लोन मिलता है, RBI जब लोन देता है तो कमर्शियल बैंक उसको पे करता है रेपो रेट, लोन के ऊपर देता है रेपो रेट। अब रेपो रेट की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे बैंक रेट भी लिख रखा है, क्या दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मैं अभी समझाता हूं, आगे ये चीज बहुत काम आएगी। रेपो रेट और बैंक रेट में इतना सा डिफरेंस है। मान लेते हैं एक्सिस बैंक गया RBI के पास, उसने लोन लिया 10 करोड़ का, 10 करोड़ का लोन लिया, पर उसने बोला यार मेरे को सिर्फ 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए चाहिए, तो RBI उसको बोलेगा चलो कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मतलब कोई कागजात की जरूरत नहीं है, तो वहां पे बिना सिक्योरिटी के लोन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा किसके ऊपर, बैंक रेट के ऊपर।
चीज सेम है। क्या चीज? जब आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को तो बैंक रेट चार्ज कर रहा है, पर बिना सिक्योरिटी के, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। और रेपो रेट क्या होता है? जब एक्सिस बैंक जाएगा लोन लेने, वो बोलेगा साल भर के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, तो आरबीआई उससे सिक्योरिटी भी मांगेगा कि भाई पैसा तो दे रहा हूं लोन पे, पर सिक्योरिटी भी लेगा, कोलेटरल। तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी का डिफरेंस दोनों में, रेपो रेट में होती है, बैंक रेट में नहीं होती है। गाइज ये चीज अब जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ अप्लाई करनी है। अब हम गाइस पढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए चैप्टर में क्या चीज है, 2 तरीके के बैंक समझा रखे हैं, अभी मैंने थोड़ा बहुत समझा ही दिया आपको। एक बैंक है कमर्शियल बैंक जो कि पब्लिक को सर्व कर रहा है, एक बैंक है सेंट्रल बैंक जो कि गवर्नमेंट को और दूसरे कमर्शियल बैंक्स को सर्व कर रहा है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक से शुरू करेंगे हम। कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं? हमको पता है कमर्शियल बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं या पैसा निकालते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक 2 काम कर रहा है मेजर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। बात करते हैं डिपॉजिट्स कौन कौन से लेते हैं। गाइस सबसे पहला डिपॉजिट है वो है डिमांड डिपॉजिट्स, जो हम कमर्शियल बैंक को देते हैं। अब बात करते हैं ये क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट्स हम लोग कंफ्यूज होता है, मैंने बहुत बच्चों का देखा है कंफ्यूज होते हैं डिमांड ड्राफ्ट और डिमांड डिपॉजिट्स में। दोनों बिल्कुल अलग टर्म है। डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं ऐसे डिपॉजिट्स जो कभी भी डिमांड करे जा सके। कैसे? सेविंग्स अकाउंट में हम जो पैसा डलवाते हैं, करंट अकाउंट में हम जो पैसा डलवाते हैं, वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ही तो है, क्योंकि वो कभी भी डिमांड करे जा सकते हैं। पर एक तरफ आपने सुना होगा एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे डिपॉजिट्स जो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं वो कहलाते हैं दूसरे डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पीपीएफ, ये सारे फिक्स टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांसिंग लोन की तरफ। कमर्शियल बैंक लोन देता है 3 तरीके के, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1 साल के लिए, 1 साल से 5 साल के लिए और 5 साल के लिए। गाइस अब जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आपको इस टॉपिक में एक्चुअल में सबसे ज्यादा पता क्या पढ़ने वाला है? एक्चुअल में हमको कमर्शियल बैंक लोन देता कहां से? क्या वो खुद का पैसा लगाता है या फिर वो कहीं और से पैसा लाके हमको लोन देता है? इस चीज को हमको जानना है। इसको जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, आरबीआई का सिर्फ काम कमर्शियल बैंक को लोन देना नहीं है। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद वैसे। पर एक बार आपको जनरली जो चीज बतानी है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हर जो रेशियो आज हम देख रहे हैं, कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हो, ये रेपो रेट देख रहे हो, जितना भी आज जिस रेट पे मैं लोन लेने जा रहा हूं मार्केट में, मेरे को जो बैंक लोन दे रहा है, जो रेट ले रहा है इंटरेस्ट रेट, वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। मतलब जितना भी रेट्स का, इंटरेस्ट रेट्स का, एनीथिंग, इन सब का डिसीजन आरबीआई के हाथ में होता है। अब मैंने ये चीज क्यों बताई आपको समझ में आएगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी टॉपिक अपना, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। गाइज मान लेते हैं, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से आप समझिएगा। मान लेते हैं एक बैंक है, एक्सिस बैंक, ठीक है, एग्जांपल लिया जस्ट। उसके डिमांड डिपॉजिट्स मतलब उसके पास लोग आते हैं जो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा जमा कराने, उन्होंने करा है 10 लाख रुपए। मैं ये भी मान रहा हूं एक्सिस बैंक के पास है 100 कस्टमर, 100 कस्टमर ने, हर जने ने मान लो 10,000 रुपए जमा कराए, टोटल मिला के एक्सिस बैंक के पास 10 लाख रुपए आ गए। अब एक्सिस बैंक को ये चीज पता पड़ गई, मतलब एक्सपीरियंस से पता पड़ गई कि 100 की 100 कस्टमर एक दिन तो आने से रहे, मतलब एक टाइम पे तो आने से रहे पैसा मांगने। तो एक्सिस बैंक ने क्या चालाकी करी, कहने का मतलब है कमर्शियल बैंक ने क्या चालाकी करी, 10 लाख रुपए में से कुछ पैसा रख दिया अलग। कुछ पैसा अलग क्यों रखा? ताकि अगर इन 100 में से कोई 8 या 10 कस्टमर आ जाते हैं पैसा मांगने तो उनको वहां से दे देगा, और बाकी का पैसा मार्केट में लोन पे दे दिया। अब वो जो कुछ पैसा अलग रखा उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। मान लेते हैं लीगल रिजर्व रेशियो है 20%। अब क्वेश्चन ये आता है ये किसने डिसाइड किया? अभी बताया मैंने आपको, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने। 20% है लीगल रिजर्व रेशियो, तो 10 लाख का 20% मतलब 2 लाख रुपए हो गया अलग। अब लीगल रिजर्व रेशियो जो है, अब मैं इसको समझाता हूं आपको, इसके अंदर भी 2 टुकड़े आ रहे हैं। एक आ रहा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एक आ रहा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? अगर ये 100 में से कोई 10 कस्टमर मांगने के लिए आएंगे पैसा, तो उनका जो पैसा है वो कैश रिजर्व रेशियो में से दिया जाता है। कैसे? इट इज द अमाउंट केप्ट असाइड फॉर विड्रॉल्स ऑफ पब्लिक। ये तो मैंने आपको बता दिया, इट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। पर लास्ट वाली लाइन आप पढ़ो, इट इज केप्ट विद आरबीआई। मतलब ये जो 1.5 लाख रुपया है, मैंने एग्जांपल लिया 15%, ओवरऑल 20% है, ये है 15%। मतलब ये जो 1.5 लाख रुपया है ये आरबीआई अपने पास रखेगा।
तो लोगों को देंगे कैसे जो मांगने आएंगे? गाइज इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि आज अगर ये पैसा कमर्शियल बैंक के पास रहता, फॉर एग्जाम्पल, तो आरबीआई का पूरा जिम्मा बनता है कि मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी हो रहा है वो चेक करे। तो कमर्शियल बैंक क्या करता? कमर्शियल बैंक इस पैसे को भी ब्याज पे चढ़ा देता और शो ये करता दैट ये पैसा लोग लेके चले गए। सोचिएगा इस पॉइंट को। तो कमर्शियल बैंक फ्रॉड एक्टिविटीज कर सकता था, बट इसीलिए ये पैसा आरबीआई ने ब्लॉक अपने पास रख लिया। तो अब लोग मांगने हैं, उनको देंगे कहां से? कमर्शियल बैंक के पास डेली मनी का फ्लो आता है, डेली पैसा आते जाता रहता है। कमर्शियल बैंक या तो पैसा उसमें से देता है या फिर कमर्शियल बैंक पैसा एसएलआर में से देता है। अब समझते हैं हम, इट इज अमाउंट केप्ट असाइड फॉर विड्रॉल्स ऑफ पब्लिक। ये वाला क्या चीज है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, जैसे कि चोरी, फायर, इन सब चीजों के लिए। इसको भी डिसाइड आरबीआई करता है, बट इट इज केप्ट विद कमर्शियल बैंक। गाइज मतलब ओवरऑल देखा जाए, इसको हमको लिखना कैसे है? डिमांड डिपॉजिट्स में से कुछ पैसा अलग रख दिया जाए। आउट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, ये चीज आप सुनिएगा ध्यान से, आउट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक कीप्स अ सर्टेन रेशियो असाइड एज एलआरआर। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आफ्टर एलआरआर इज ऑफर्ड एज लोन। देयर आर टू रेशियोज अंडर एलआरआर, कैश रिजर्व रेशियोज एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके दो जो पॉइंट लिखे हैं, ये चीज हमको समझानी क्रेडिट क्रिएशन के अंदर। गाइस एक चीज मत भूलिएगा, इसमें आपको एक लाइन जरूर लिखनी है, दिस इज डन बाय कमर्शियल बैंक ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस दैट ऑल द कस्टमर विल नॉट अपीयर एट द सेम टाइम। गाइस अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। गाइज एक चीज आप सोच लेना दैट ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड्स लेवल पे, मतलब 12th के लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसका तो आप नियरली 100% चांस समझ लीजिए क्वेश्चन आने का। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमको पढ़ना क्या, सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हम आरबीआई का आज दिन तक डेली सुनते हुए आए हैं, आरबीआई इज इशूअर ऑफ नोट्स। नोट छापने की जो टेंडर है, नोट छापने की जो ड्यूटी है वो दे रखा है किसको? आरबीआई को। आरबीआई के पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर है नोट्स प्रिंट करने का। अब एक चीज है, जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं थोड़ी, कि आरबीआई नोट छापता है तो कैसे क्या प्रोसेस होता है। हम लोग तो कोई गरीब होते ही नहीं अगर आरबीआई अनलिमिटेड नोट छाप रहा होता, सबके पास पैसा होता। आरबीआई को जितने नोट्स प्रिंट करने होते हैं उसको अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स रखना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के पास। 10 करोड़ के नोट प्रिंट करने हैं तो 10 करोड़ जितना गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक के पास, फिर जाके उसको अथॉरिटी मिलेगी नोट प्रिंट करने की। सो आरबीआई इश्यू ऑफ नोट्स इस तरीके से करते हैं। गाइस एक और चीज, आरबीआई कॉइन्स इशू नहीं करता। नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम, आरबीआई का सेकंड फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस, मैं बोल सकता हूं एक ऐसा घर जो कुछ क्लियर करवा रहा है। क्या क्लियर करवा रहा है, बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं दो जने हैं, एक है राम और एक है पंकज। राम ने 5,000 रुपए का चेक दिया पंकज को। अब पंकज का अकाउंट जो है वो है पीएनबी के अंदर। पंकज गया और अपने अकाउंट में वो चेक डाल दिया। पंकज के अकाउंट में वो चेक गया, पर वो चेक कौन से बैंक का था? वो चेक था एक्सिस बैंक का, जिसका अकाउंट था राम का। तो बात करते हैं, पंकज ने पीएनबी में चेक डाला, पीएनबी बोलेगा आरबीआई को, आरबीआई उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करेगा एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक राम के इसमें से अकाउंट में से पैसे काट के पीएनबी को ट्रांसफर करेगा। अल्टीमेटली पंकज के पास पैसा पहुंचेगा। बहुत लंबा साउंड हो रहा है ना, बट इट टेक्स सेकंड्स। तो ये जो क्लियरिंग करवाने का काम किया, एक्चुअली में मीडिएटर कौन था? आरबीआई। तो आरबीआई इज एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये सिर्फ एग्जांपल था चेक का। ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो दो कमर्शियल बैंक के बीच में हो, वो ट्रांजैक्शन क्लियर करवाने के लिए बीच में आता है आरबीआई सेंट्रल बैंक। गाइस हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, आरबीआई कमर्शियल बैंक को ट्रीट करता है, उनको लोन देता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को एक तो लोन देता है, मतलब वो कमर्शियल बैंक का फाइनेंसर हुआ। लोन किस पे देता है? बैंक रेट या रेपो रेट पे। ये मैंने आपको समझा दिया। बात करते हैं और क्या, आरबीआई बैंक का सुपरविजन भी करता है, हेड भी बन के बैठा है। जो भी बैंक को अगर लाइसेंस की जरूरत है नया बैंक खोलने के लिए, लाइसेंस का काम आरबीआई से ही करवाना पड़ेगा, लाइसेंस आरबीआई ही इशू करेगा। और जो डेली के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी भी बैंक के, कोई भी बैंक के जो डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन का स्टैटिस्टिक्स आरबीआई कलेक्ट करता है हर कमर्शियल बैंक से। सो ये आरबीआई के दो फंक्शन है गाइस, पॉइंट चेंज नहीं कर सकते आप। सुपरवाइजर और फाइनेंसर है बैंकों का, बैंकर्स बैंक बोला जाता है।
फोर्थ पॉइंट हमारा जो है दैट इज बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये तो हम सबको पता ही है, पर कैसे और कुछ नई चीज सीखते हैं। बैंक ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है तीन चीजों के कारण। पहला, आरबीआई फाइनेंसर होता है, आरबीआई फाइनेंस करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कभी भी लोन की जरूरत है तो आरबीआई से लेगी। सेकंड, एडवाइजर, एडवाइजर जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आज गवर्नमेंट ले रही है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करने वाला, एडवाइस करने वाला होता है आरबीआई। थर्ड पॉइंट इसका, एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो कि एक मीडिएटर बन के दो पार्टी का काम करवाए, वही एजेंट होता है। आरबीआई भी एजेंट बन जाता है। किसका एजेंट? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके जो शेयर्स बिकवाने का काम है, उस कंपनी के शेयर्स बिकवाने का काम है आरबीआई का। तो कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास पहुंचेंगे पर बिकवाएगा आरबीआई। सो आरबीआई एक्ट एज एन एजेंट, helps in buying and selling of government company securities, that is shares and debentures etc. So guys, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तीनों चीजें इसमें हमको लिखनी है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा आरबीआई का फंक्शन, वो है आरबीआई एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, आज नोट कौन छाप रहा है? आरबीआई। मतलब पैसा अगर मार्केट में ज्यादा चले गया, पैसा मार्केट में ज्यादा चले गया तो लोगों की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी खरीदने की सामान। अगर लोग ज्यादा खरीदने लग जाएंगे सामान, प्रोड्यूसर परेशान हो जाएगा। प्रोड्यूसर परेशान हो जाएगा तो प्रोड्यूसर के पास तो एक ही रास्ता है, भाई चीजों का भाव कर दो महंगा, रेटें बढ़ा दो, इन्फ्लेशन लेके आ जाओ। अल्टीमेटली फ्लो ऑफ मनी बढ़ा तो इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आई, उसका नाम रखा है इन्फ्लेशन। अगर फ्लो ऑफ मनी कम होगा तो इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस आएगी, उसका नाम रखा है डिफ्लेशन। इसको मैं डिटेल करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम समझते हैं इस पॉइंट का इससे क्या लेना देना है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा, मतलब ज्यादा पैसा या कम पैसा जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का है। आरबीआई कंट्रोल्स फ्लो ऑफ मनी बाय मॉनेटरी मेजर्स। ये क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, पढ़ेंगे। मॉनेटरी मेजर्स आर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं हम, हमारा सिक्स्थ फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज आरबीआई ने क्या कर रखा है, डॉलर जो आता है, मतलब बाहर से जो फॉरेन रिजर्व्स आ रहा है, उसको संभालने का जिम्मा आरबीआई ने ले रखा है। अब सबसे पहले गाइस इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं मैं, आरबीआई ये क्यों करता है, मतलब वाई आरबीआई इज मेंटेनिंग कस्टडी। रीजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बोलते हैं डॉलर हो गया 50 से 80, मतलब हम लोग बोल रहे हैं डॉलर बढ़ गया 50 रुपए से 80 रुपए, मतलब इंडिया की रुपी की वैल्यू हो गई डेप्रिशिएट। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, 2013 में, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ ये, 2013 में आरबीआई ने क्या किया, डॉलर संभाल के रख लिए। अब 2018 में जैसी रेट बढ़ गई डॉलर की, 50 की जगह हो गई 80, तो पुराना डॉलर पड़ा था जो कि सस्ती वैल्यू का था, उसको यूटिलाइज कर लिया। मतलब कि आरबीआई ने जैसे ही कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रखी तो उसने डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को प्रोटेक्ट कर लिया। इस पॉइंट को हम डिटेल डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज वाले एपिसोड में, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये क्या चीज है? कोई भी बैंक को लास्ट मोमेंट पे अगर हेल्प चाहिए होती है, जब बैंक में मान लो आग लग गई, चोरी हो गई, बैंक के कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दो, ऐसी सिचुएशन में लास्ट रिजॉर्ट में आरबीआई उनकी हेल्प करता है, विच इज आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। गाइस अब हम इस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है आरबीआई कैसे मार्केट में पैसे को कंट्रोल करता है। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, एक फंक्शन पढ़ाया आरबीआई का, वो क्या पढ़ाया, आरबीआई इज क्रेडिट कंट्रोलर। मार्केट में पैसा ज्यादा जाए या कम जाए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की होती है और आरबीआई को उसको ठीक करना होता है। देखो मार्केट में पैसा ज्यादा जाना और कम जाना, इन दोनों को ठीक करना आरबीआई और गवर्नमेंट दो जनों के हाथ में है। आरबीआई और गवर्नमेंट इन दोनों को ठीक कैसे करती है, अपनी पॉलिसीज के थ्रू। आज हमारे इस बैंकिंग चैप्टर वाले में हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई कैसे ठीक करता है मार्केट में जब ज्यादा पैसा चाहता है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, और मार्केट में जब कम पैसा आता है जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। गाइस पहले मैं इस टॉपिक को रोक कर चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की थोड़ी सी डिटेल्ड थ्योरी। देखिए इन्फ्लेशन एक्चुअल में है क्या, अपन ने जनरली सुना है इकोनॉमिक्स में सबने, राइज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। आपने ये चीज सुनी है, राइज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जो भी चीजें उनकी रेटें बढ़ गई, पर क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों ने डिमांड ज्यादा करी, तभी तो बेचारा प्रोड्यूसर प्रेशर में आता है, नहीं तो प्राइसेस क्यों बढ़े। तो डिमांड लोग ज्यादा क्यों कर रहे हैं, डिमांड लोग ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा
ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है लोगों के पास पैसा ज्यादा कब होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा तब होगा जब वो इजीली अवेलेबल होगा। मतलब कि बैंकों में लोन मिल रहा है सस्ती रेटों पे, कहीं पे भी मैं फाइनेंस करवाने जा रहा हूँ इजीली हो जा रहा है, तो मेरे पास पैसा आराम से आएगा। इन शॉर्ट सोसाइटी के लोगों के पास, पब्लिक के पास जब पैसा आसानी से आएगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रेशर में आएगा, प्राइजेस बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन होगा। मतलब अगर देखा जाए इन्फ्लेशन इज एट लास्ट रूट, उसका कॉज है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ठीक करना है तो लोगों से पैसा ले तो नहीं सकते, पर लोगों को पैसा कम देना चालू कर देते हैं। लोगों को पैसा कम देना चालू कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, सोच के देखना एक बार खाली। लोगों को पैसा कम देना चालू करेंगे, अगर मेरे को लोन महंगा मिलेगा तो क्या मैं लेऊंगा? नहीं लेऊंगा, मतलब कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके सॉल्व होते जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जस्ट इसका अपोजिट। क्या चीज? जब लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम होगा तो लोगों को ज्यादा देना चालू कर देंगे। कैसे? लोन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा तो लोगों का डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। इन शॉर्ट इन्फ्लेशन सॉल्व करने के लिए लोगों का पैसा कैप्चर करना है, मतलब मार्केट में पैसे का फ्लो रोकना है। डिफ्लेशन सॉल्व करने के लिए मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना है। अब हम पढ़ते हैं आरबीआई ये कैसे कर रहा है, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी में दो टॉपिक्स आएंगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास 4 पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पुट हो गई होगा। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में 4 चीजें हैं, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर आपको याद हो, इस टॉपिक को अभी हमने डिटेल में पढ़ा था। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। सीआरआर क्या चीज थी? सीआरआर में आपने अभी देखा जैसे कि कमर्शियल बैंक जो पैसा अलग रख रहा है, राइट, कमर्शियल बैंक जो पैसा अलग रख रहा है, बाकी का पैसा लोन में जा रहा है। तो अगर वो पैसे की रेट बढ़ा दी जाए, रेशियो बढ़ा दिया जाए, पहले था 15%, अब मैं कर दूं 25%, तो कमर्शियल बैंक के साइड में पैसा ज्यादा रहेगा और लोन कम जाएगा। अपने को इन्फ्लेशन में क्या करना है? लोन की जो रेशियो है उसको और कम करना है। कहने का मतलब है लोन कम जाना चाहिए, तो इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ा देंगे। सीआरआर को बढ़ाने से लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी, लोन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, इन्फ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। डिफ्लेशन में पैसा ज्यादा देना है, पैसा ज्यादा देना है तो सीआरआर कम कर दो, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रहेगा अगर सीआरआर कम हो जाएगा तो। आगे क्या होगा? लोन में ज्यादा जाएगा, लोन में ज्यादा जाएगा, मार्केट में ज्यादा जाएगा, मार्केट में ज्यादा जाएगा तो डिफ्लेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सेम चीज एसएलआर के लिए, इन्फ्लेशन में बढ़ा देंगे और डिफ्लेशन में कम कर देंगे। इन्फ्लेशन में बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में फ्लो ऑफ मनी ज्यादा हो जाएगा अगर कम कर देंगे तो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे गाइस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये वाला टॉपिक। बैंक रेट या रेपो रेट क्या चीज होती है? ऐसी रेट जिस पे कमर्शियल बैंक क्या लेता है? लोन लेता है आरबीआई से, ठीक है। अगर आरबीआई सेंट्रल बैंक महंगा लोन देगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक भी बकायदा मुझे पब्लिक को महंगा लोन देगा। पब्लिक को महंगा लोन देगा तो पब्लिक लेगी ही नहीं, कम लेगी। दैट्स ऑल। बैंक रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा देंगे जिससे पब्लिक के पास महंगा लोन जाएगा, पब्लिक नहीं लेगी, फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल हो जाएगा। डिफ्लेशन में सस्ता लोन लेगा जिससे बैंक रेट कम कर देंगे जिससे लोन सस्ता हो जाएगा, अल्टीमेटली पब्लिक ज्यादा लेगी, डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। भाई सोच के देखिए मैं कर क्या रहा हूं। इन्फ्लेशन में पैसे को कैप्चर करने की कोशिश, डिफ्लेशन में पैसे को फैलाने की कोशिश थ्रू आरबीआई। कैसे कर रही है देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई थी, एजेंट फंक्शन पढ़ाया था मैंने आपको गवर्नमेंट का। तो इसमें हमने क्या चीज पढ़ी? देखिए इधर इन्फ्लेशन में इसी चीज को आप अप्लाई करिए। मार्केट में अगर सिक्योरिटीज बेच देगा कौन? आरबीआई, गवर्नमेंट कंपनी सिक्योरिटीज बेच देगा, तो सिक्योरिटीज दे के और पैसा ले लेगा। पैसा आ गया मतलब कि इन्फ्लेशन सॉल्व हो गया। डिफ्लेशन में बाय बैक कर देगा, लोगों को बोलेगा कि पैसा नहीं है, चलो आप अपने शेयर्स मुझे देके जाओ और मुझसे ही पैसा ले जाओ। लोगों के पास पैसा आ जाएगा, डिफ्लेशन सॉल्व हो जाएगा। गाइज इन चारों में से सिर्फ एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं एग्जाम में कैसे लिखना होता है। कैश रिजर्व रेशियो इज द रेशियो kept aside by commercial bank and rest of the amount is offered as loan. During inflation, when there is excess money with public, during inflation when there is excess money with public, CRR is increased which decreases the loan capacity by commercial bank. आई बात समझ में? इस तरीके से हमको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करना है। मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि इन चारों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट ही होता है जो एग्जाम में पुट होता है 3 मार्क्स लमसम में। आते हैं हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या चीज होती है गाइज? इसको मैं आगे पढ़ने से पहले समझा देता हूं। मैं आज गया कोई भी बैंक के पास, एक्सिस बैंक,
मैंने उसको बोला यार 10 लाख का लोन चाहिए। एक्सिस बैंक मुझे क्या बोलेगा, ले लो लोन, पर मुझे 12 लाख या 13 लाख के प्रॉपर्टी के कागज ला के दो या किसी चीज का सिक्योरिटी दो। अब वो मुझे लोन लेने पर बोल रहा है कि मेरे को सिक्योरिटी दो, तो उसने मेरे से सिक्योरिटी कितने की मांगी, 12 लाख की। पैसा कितना दिया, 10 लाख। इन दोनों के बीच का जो गैप है 2 लाख रुपए, वो कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली इट इज अ बर्डन ऑन मी। ऑब्वियसली आज मैं उसको 12 लाख रुपए दे रहा हूं, मतलब 2 लाख का एक्सेस बर्डन है मेरे ऊपर। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ट्रिक चलाता है, इन्फ्लेशन जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता है। इन शॉर्ट लोगों को बोलता है 10 लाख का लोन लेना है, 15 लाख के कागज लाओ, 15 लाख की सिक्योरिटी लाओ। तो 15 लाख की सिक्योरिटी लोगों के पास होगी ही नहीं तो वो लोन लेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्लेशन में, उनको बोलता है वाह चलो 10 लाख का लोन ना है, 11 लाख की सिक्योरिटी दे दो, तो सिक्योरिटी का अमाउंट कम कर देता है। कहने का मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देता है। क्या है डेफिनेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज गैप बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोन एंड कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं हम, मॉरल सुएशन या डायरेक्ट एक्शन क्या होता है। मॉरल सुएशन होता है किसी भी बैंक के कारण अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर बैंक अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के चक्कर में सस्ता लोन दे रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे आरबीआई उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर देगा। आरबीआई बोलेगा कि भाई तेरे कारण, तेरे बैंक के कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कर देगा। और डिफ्लेशन में क्या करेगा, लिबरल पॉलिसीज, वाह चलो लोन देना है दो, पैसा फैलाना है फैलाओ। कहने का मतलब डिफ्लेशन में पैसा फैलाने का ही काम करना है। आते हैं नेक्स्ट पे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट यू कैन से इट्स डेली लिमिट, आई कैन से लिमिट ऑफ लोन विच अ बैंक कैन प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक्सिस बैंक की लोन कैपेसिटी है 40 लाख रुपए, इससे ऊपर एक्सिस बैंक लोन नहीं दे सकता, 40 लाख से ऊपर नहीं दे सकता। तो 40 लाख उसकी लोन कैपेसिटी है। जब इन्फ्लेशन होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो इस 40 लाख की कैपेसिटी को और कम कर देते हैं, 30 लाख पे ले आते हैं, 25 लाख पे ले आते हैं, ताकि लोगों के पास पैसा जा ही नहीं पाए। और जब डिफ्लेशन होता है, लोगों के पास पैसा कम होता है, तो 40 लाख की कैपेसिटी को बढ़ा के ले आते हैं 50 लाख 60 लाख पे। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज समथिंग लिमिट ऑफ लोन दैट अ बैंक कैन गिव। इन्फ्लेशन के टाइम में कम कर देंगे, डिफ्लेशन के टाइम में बढ़ा देंगे। गाइस ये सबसे इजी पैटर्न है पढ़ने का, बट हर पॉइंट में एटलीस्ट 4-4 लाइन का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए।